हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट 12th क्लास बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैं आपके लिए 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। इसके पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको समझाया था कि मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। पार्ट नंबर 2 में मैंने इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स एक्सप्लेन किए थे और आज की क्लास के अंदर हम इसका ऑब्जेक्टिव समझने वाले हैं। तो आज की क्लास में पार्ट नंबर 3 के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या होते हैं। तो मैनेजमेंट के जितने भी ऑब्जेक्टिव आज मैं सारी समझा के जाऊंगा आपको। तो आज का जो टॉपिक रहेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर किसी भी कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल पूछ लेगा, सोशल पूछ लेगा, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है। देखो, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कुछ लोगों की टीम होती है जिसको हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। रिलायंस कंपनी के ऊपर अगर किसी ने केस कर दिया तो रिलायंस कंपनी की बिल्डिंग थोड़ी ना उठ के अदालत में जाएगी केस लड़ने के लिए। उसने जो ग्रुप ऑफ पीपल जो रिलायंस कंपनी को रन कर रहा है वो जाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो मैनेजमेंट के द्वारा लिए जाते हैं। तो मैनेजमेंट को चलाने के लिए, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैनेजमेंट होता है, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अच्छा, कोई भी कंपनी ना एक सोसाइटी से जुड़ी हुई थी, क्योंकि किसी भी कंपनी में काम करने वाले लोग सोसाइटी से आते हैं और वो सोसाइटी के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करता है और गुड्स और सर्विसेज को बेचता है। तो एक कंपनी से, एक ऑर्गेनाइजेशन से पूरी सोसाइटी जुड़ी होती है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मैनेजमेंट से एक पूरी सोसाइटी जुड़ी हुई होती है, क्योंकि सोसाइटी बिजनेस से जुड़ी होती है, ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए वो मैनेजमेंट से भी जुड़ी हुई होती है। तीसरा, किसी भी कंपनी को अपने आप नहीं चलाया जा सकता। कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर, बहुत सारे एम्प्लॉय, बहुत सारे सुपरवाइजर काम करते हैं, तब जाकर कंपनी चलता है, ठीक है। तो यानी कि कंपनीज को किसी भी तरीके से बिना एम्प्लॉयज के नहीं चलाया जा सकता। तो एक कंपनी जो होता है उसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं और मैनेजमेंट कंपनी को चलाता है, इसलिए मैनेजमेंट किससे जुड़ा हुआ होता है? एम्प्लॉय से भी जुड़ा हुआ होता है। तो आपको पहले तो ये समझना होगा कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव को हमने 3 फेज में डिवाइड कर दिया है। पहला, मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दूसरा सोसाइटी के लिए और तीसरा एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके हम समझेंगे कि जो मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है समझेंगे। इट रेफर टू यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल इन द ऑर्गेनाइजेशन कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। एक मैनेजमेंट को ये पूरा अधिकार होता है कि वो कंपनी के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करे, ताकि सारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को बढ़ाया जा सके। यानी कि ऑनर को अच्छा प्रॉफिट पहुंच सके, ठीक है, बैंक को उसका इंटरेस्ट पहुंच सके, शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड पहुंच सके। तो मैनेजमेंट को राइट होता है कि वो कंपनी के सारे ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करे अच्छे ढंग से, ठीक है। वाइल फिक्सिंग दीज ऑब्जेक्टिव, मैनेजमेंट कीप इनटू द कंसिडरेशन द बेनिफिट ऑफ ऑल द रिलेटेड पार्टीज, ऑनर, एम्प्लॉयज, कस्टमर एंड गवर्नमेंट। जब मैनेजमेंट हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता है तो मैनेजमेंट के दिमाग में ऑनर, एम्प्लॉयज, कस्टमर और गवर्नमेंट की सारे ऑब्जेक्टिव्स को अपने दिमाग में रखता है। दिस ऑल्सो फुलफिल द ऑर्गेनाइजेशनल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव विच आर सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब आ जाती है काम की बात। मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में 3 खास बातें हैं। एक सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट एंड तीसरा है ग्रोथ। देखो, मैं आपको छोटे से एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जब रिलायंस कंपनी अपने आप नहीं चलती, ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं रिलायंस कंपनी हूं, रिलायंस कंपनी की एक बिल्डिंग हूं, ठीक है। रिलायंस कंपनी की एक बिल्डिंग अपने आप बिजनेस में प्रोडक्शन नहीं कर सकती, अपने आप काम नहीं कर सकती। तो रिलायंस कंपनी अपने आप को चलाने के लिए, रिलायंस कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बनावटी इंसान है, ठीक है, वो तो एक बिल्डिंग है, वो एक नाम है बस, ठीक है। रिलायंस कंपनी अपने आप को चलाने के लिए कुछ लोगों को हायर करती है और जिन लोगों को हायर करती है दैट इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं मैनेजमेंट। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट। अब जब रिलायंस कंपनी इन ग्रुप ऑफ पीपल के लोगों को हायर करती है कि आप आओ और मुझे चलाओ, तो कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट से 3 रिक्वेस्ट करती है। सबसे पहला,
कहती है कि सर्वाइवल, कंपनी कहती है कि कभी कोई ऐसा डिसीजन मत लेना, कंपनी मैनेजमेंट को कहती है कभी कोई ऐसा डिसीजन मत लेना, कभी गवर्नमेंट के रूल्स को मत तोड़ना ताकि मेरे सर्वाइवल पे ही खतरा पैदा हो जाए। यानी कि कभी कोई ऐसा काम मत करना कि जिससे मैं बंद ही हो जाऊं, यानी कंपनी ही बंद हो जाए। दूसरा, इस तरीके से काम करना कि हमें अच्छा प्रॉफिट होता रहे ताकि हमारी कंपनी यानी कि मैं कंपनी चलता रहे। और तीसरा, ऐसे काम करना ताकि हमारी कंपनी का ग्रोथ होता रहे। तो ये सारी रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? ऑर्गेनाइजेशन यानी कंपनी कर रहा है। किससे? मैनेजमेंट से। तो इसीलिए बोल दिया जाता है कि मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशन के प्रति 3 बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला सर्वाइवल करवाना कंपनी को, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं सर्वाइवल पे। एवरी बिजनेस वांट टू सर्वाइव, हर बिजनेस सर्वाइव चाहता है। और कैसे सर्वाइव कर सकता है? जब उसका मैनेजमेंट कैसे डिसीजन लेगा? पॉजिटिव डिसीजन लेगा, अच्छे डिसीजन लेगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे है प्रॉफिट। हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने मैनेजमेंट से यह चाहता है कि उसका मैनेजमेंट इस तरीके से काम करे ताकि उसको एडुकेट प्रॉफिट अर्न हो, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। क्लियर हुआ? और तीसरे नंबर पे क्या चाहता है? ग्रोथ। क्या चाहता है? तीसरे नंबर पे ग्रोथ चाहता है। एवरी बिजनेस वांट टू ग्रो, हर बिजनेस ग्रो चाहता है। और ग्रो कब होगा? जब मैनेजमेंट अच्छे से काम करेगा। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय सेल। अच्छा, कैसे पता चलेगा ग्रोथ हो रहा है? अगर सेल बढ़ रही है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, काम करने वाले बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कब बढ़ाओगे? जब आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है। और प्रोडक्शन ज्यादा कब होगा? जब आपकी ग्रोथ होगी। ठीक है, प्रोडक्ट्स, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ये कुछ चीजें हैं जिससे हम अपनी कंपनी की ग्रोथ का अंदाजा लगाते हैं कि कंपनी में ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो पहला ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यार, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी जब मैनेजमेंट को हायर करती है तो वो उससे 3 रिक्वेस्ट करती है। कितनी रिक्वेस्ट करती है? 3। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ कि ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा तो हम बोलेंगे कि कितना अच्छा मैनेजमेंट है, इसने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर दिया। मैनेजमेंट का सेकंड ऑब्जेक्टिव है बच्चों, जिसका नाम है सोशल ऑब्जेक्टिव। आइए जरा हम सोशल ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब मार्केट में काम करती है तो उसके अंदर काम करने वाले जितने इंप्लॉइज, इवन जो मैनेजमेंट होता है, वो भी कहां से आते हैं? सोसाइटी से आते हैं। तो इसलिए इन्हें सोसाइटी के लिए कुछ तो बेनिफिट के लिए काम करना चाहिए। दूसरा, अपने प्रोडक्शन में यूज करने वाले सारे रिसोर्सेज भी उन्हें कहां से मिलते हैं? सोसाइटी से मिलते हैं। तो एक मैनेजमेंट को सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करने चाहिए। तो आइए जरा हम समझते हैं क्या क्या है। इट इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी एज पर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। कह रहा है कि हर मैनेजमेंट को सोसाइटी के लिए कुछ काम करने चाहिए क्योंकि वो खुद भी सोसाइटी का पार्ट है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज द बिजनेस और नॉन बिजनेस, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो नॉन बिजनेस नेचर का हो, हैज द सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। अपने सोशल ऑब्लिगेशन को से फुलफिल करना चाहिए। सोशल ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने का मतलब क्या है कि मान के चलो रिलायंस कंपनी ने कहीं पर एक छोटी सी फैक्ट्री लगाई। ठीक है, अब फैक्ट्री के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं और फैक्ट्री के अंदर से धुआं निकलता है। तो रिलायंस कंपनी के जो मैनेजमेंट है, जो उस फैक्ट्री को संभाल रहा है, उनकी जिम्मेदारी है कि उस धुएं को इस तरीके से रिलीज करे ताकि आसपास के लोगों को कम से कम इफेक्ट हो। पहले नंबर की बात तो ये। दूसरा, उस फैक्ट्री के अंदर से बहुत सारा गंदा केमिकल निकलता है जिसको ध्यान रखना होगा कि उस केमिकल को इस तरीके से रिलीज की जाए ताकि वो किसी नदी के अंदर ना जाए, नालों के अंदर ना जाए। तो ये क्या है? ये एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाता है। इवन यहां तक कि अगर मान लो कोई मंदिर चल रहा है, मंदिर है या फिर मस्जिद है, ठीक है, वो क्या है? एक नॉन बिजनेस नेचर की चीज है। अगर मान के चलो कहीं पर कोई मंदिर चल रहा है और मंदिर के अंदर से जितना भी कूड़ा है उसे निकालकर रोड पे ऐसे रख दिया जाए तो आसपास के लोग उस पे क्या करेंगे? आसपास के लोग बोलेंगे कि ठीक है मंदिर है, कोई बात नहीं, लेकिन मंदिर का जो कूड़ा निकलता है आप इसको सही से कहीं और फेंको, यानी कि रोड पर मत रखो। ठीक है, तो एक मैनेजमेंट को बिजनेस के सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, दिस रेफर टू कॉन्स्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द वेरियस कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोसाइटी। दिस इंक्लूड, अब इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं जरा एक बार समझते हैं कि
सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर, मैनेजमेंट के सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले सोसाइटी किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट से क्या रिक्वेस्ट करता है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्ट कर रहा था मैनेजमेंट से, सोसाइटी किसी भी बिजनेस के मैनेजमेंट से, जैसे मान लो यहां पर ये फैक्ट्री चल रही है, इस फैक्ट्री के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं, तो जो बहुत सारे लोग हैं यानी कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी इस फैक्ट्री के मैनेजमेंट से, इस फैक्ट्री के मैनेजमेंट से क्या रिक्वेस्ट करेगी जरा समझना। वो बोलेगी ठीक है आप काम करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट फ्रेंडली रखना, यानी कि अपने प्रोडक्शन को ऐसे करना ताकि एनवायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे। केमिकल ज्यादा रिलीज मत करना, धुआं ज्यादा रिलीज मत करना, कोई भी नॉइज पोल्यूशन ज्यादा मत फैलाना, यानी कि ठीक है इस तरह की रिक्वेस्ट करेंगे। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहां पर हमारे इलाके में फैक्ट्री चला रहे हो तो कम से कम हमारे आसपास जितने रहने वाले लोग हैं इनको आप एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, तो ये दो बड़ी चीजें होती हैं। ठीक है, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इसका मतलब होता है सोसाइटी के अंदर जो लोग रोजगार पाना चाहते हैं, जो उसके लिए क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री हमारी सोसाइटी में आप चला रहे हो, ठीक है, यहां पर पूरा आपने गंदगी फैला रखी है, धुआं फैला रखा है, केमिकल रिलीज कर रहे हो, और जॉब भी हमारे लोगों को नहीं दे रहे, जॉब लेने के लिए भी आप कहीं और से, मतलब कहीं और से एम्प्लॉइज लेकर आ रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि सोसाइटी के अंदर जो लोग डिजर्व करते हैं उनको क्या देना, एम्प्लॉयमेंट। प्रोवाइडिंग द बेसिक एनिमिटीज लाइक द स्कूल वगैरह के ऊपर, हॉस्पिटल वगैरह के ऊपर काम करना। जैसे मैं आपको बताता हूं, रिलायंस कंपनी का मेन काम है प्रॉफिट कमाना, लेकिन रिलायंस कंपनी बहुत सारे ऑर्फनेज चलाती है, रिलायंस कंपनी क्या करती है, बहुत सारे कैंसर के हॉस्पिटल चलाती है। ये रिलायंस कंपनी का कौन सा ऑब्जेक्टिव है, रिलायंस कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव है। तो रिलायंस कंपनी क्या कर रही है, काम कर रही है, देखो सोसाइटी का भी ध्यान रख रही है। ठीक है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। बच्चों नेक्स्ट समझने वाले हैं हम लोग पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। अब ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, एक कंपनी को चलाने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। ठीक है, और जो बहुत सारे लोग होते हैं वो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग रिलीजन से आते हैं, सबकी एक अलग अलग नीड होती है। तो एक अच्छा मैनेजमेंट, मान लो ये कंपनी का मैनेजमेंट है, ठीक है, ये कंपनी का मैनेजमेंट है। एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है, जो एम्प्लॉइज कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उनकी सारी नीड को जो पूरी करनी चाहिए वो सारी नीड को पूरी करता है। तो एक कंपनी यानी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉइज होते हैं, उन एम्प्लॉइज के लिए भी मैनेजमेंट की कुछ जिम्मेदारियां होती है। मैनेजमेंट के इस ऑब्जेक्टिव को हम लोग कहते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव। आइए जरा समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन आर मेड ऑफ द पीपल, कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन लोगों से बनता है जो कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, इसमें काम करने वाले लोगों की अलग अलग जिम्मेदारियां, अलग अलग बैकग्राउंड होता है, अलग अलग एक्सपीरियंस होता है लोगों का, और अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। दे ऑल बिकम द पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ये सब आपकी कंपनी के पार्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, पार्ट बनते हैं। टू सेटिस्फाई दियर डाइवर्स नीड, अपनी नीड को पूरा करने के लिए। हर बंदा चाहता है कि मेरे को अच्छी सैलरी मिले, इसलिए उसने क्या करा, आपकी कंपनी को ज्वाइन करा। हर बंदा चाहता है कि भाई उसकी लिविंग अच्छी तरीके से चलती रहे, इसलिए उसने आपकी कंपनी को ज्वाइन करा। हर बंदा चाहता है कि मैं इस कंपनी से जुड़ूंगा तो मेरी ग्रोथ होगा, मेरा डेवलपमेंट होगा, मुझे यहां से कुछ सीखने के लिए मिलेगा, तो उसने आपकी कंपनी को ज्वाइन करा है। लेकिन उसकी सारी नीड्स को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, एक अच्छे मैनेजमेंट की। एक अच्छे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉइज के, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले सारे एम्प्लॉइज की नीड को पूरी करे। और एम्प्लॉइज की नीड कैसी होती है, तीन तरीके की नीड। सबसे पहली फाइनेंशियल नीड, दूसरी सोशल नीड, और तीसरी हाई लेवल नीड्स। तो सबसे पहले आते हैं फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल नीड में कहता है कि भाई उनको सही सैलरी और पर्क्स पे करो। ठीक है, सैलरी पे करो, कॉम्पिटिटिव सैलरी पे करो, एक तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, तो हर एम्प्लॉइज को टाइम पे सैलरी दो, और कंपिटिटिव फर्मों में जितनी सैलरी चल रही है उस हिसाब से सैलरी दो, यानी कि बढ़िया सैलरी पे करनी। हर एम्प्लॉइज को बढ़िया सैलरी पे करना मैनेजमेंट की एक जिम्मेदारी होती है। पर्क्स पे करना, उनको रहने के लिए, अगर घर की आपने जिम्मेदारी ली है तो उनको घर दो रहने के लिए, गाड़ी की जिम्मेदारी है तो गाड़ी दो, उनको अलाउंसेस की आपने अगर उनके बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है तो वो सुविधाएं भी उनको पे करो, उन्हें कहते हैं हम लोग पर्क्स। एक होता है इनकी सोशल नीड।
पीर रिकॉग्निशन, यानी कि हर एम्प्लॉइज को एक मान्यता देना। मान्यता देने का मतलब क्या होता है कि हर एम्प्लॉइज को एक बराबर लेवल से देखना। बराबर लेवल से देखने का मतलब होता है कि किसी भी एम्प्लॉइज को उसकी कास्ट की वजह से, उसके रिलीजन की वजह से किसी को भी छोटा ना देखना, यानी कि हर एम्प्लॉइज को एक कंधे से कंधे मिलाकर एक बराबर लेवल पर लेकर चलना, ठीक है। वरना क्या होता, अगर मान के चलो आप कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज के साथ भेदभाव कर रहे हो, तो फिर उस भेदभाव के अंदर हर एम्प्लॉइज अपना एफर्ट सही से नहीं लगाएगा, फिर वो सही से काम नहीं करेगा। उसके बाद होता है हाई लेवल नीड्स। हाई लेवल नीड्स के अंदर क्या आता है कि हर एम्प्लॉय मैनेजमेंट से चाहता है कि वो उसकी पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करे, उससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से कुछ सीखने के लिए मिले। अगर उसको काम अच्छे से आ गया तो टाइम टू टाइम उसका प्रमोशन होता रहे, टाइम टू टाइम क्या होता रहे, उसको अच्छे लेवल, उसको अच्छे टास्क मिलते रहे, ठीक है। तो हर बंदा ये चाहता है। नेक्स्ट नंबर पे यहां लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट हैज टू रिकंसाइल द पर्सनल गोल विद द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, हार्मनी इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक अच्छा मैनेजमेंट वही है जो एम्प्लॉइज की सारी नीड्स को पूरा कर दे, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हार्मनी यानी कि एकता, सद्भाव बना रहे। क्लियर हो गया। तो अभी हमने सीख लिया कि जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कंपनी के लिए, पहला कंपनी रिक्वेस्ट करती है कि मैनेजमेंट मेरे लिए ये काम करो, सर्वाइवल करो, ग्रोथ करो, ठीक है। दूसरे नंबर पे किसके लिए, सोसाइटी। सोसाइटी रिक्वेस्ट करती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से, प्लीज एनवायरमेंट गंदा मत होने देना, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना अगर आप यहां पर काम कर रहे हो तो। तीसरा, मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता है ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय। एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर होते हैं, सुपरवाइजर होते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट से, प्लीज आप हमारा भी ध्यान रखना, हमारी फाइनेंशियल नीड को पूरा करना, ठीक है, हमारी सोशल नीड को पूरी करना, हमारी हाई लेवल्स नीड को पूरा करना, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव है। तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगली क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे।